मेडिकल प्रोफेशन में होमोसेक्सुअलिटी को एक बीमारी की तरह देखने का बहुत पुराना इतिहास है, जिसने नॉन हेटेरोसेक्सुअल आइडेंटिटीज़ को डिसरिस्पेक्ट करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका एक बड़ा क्रेडिट हमारी मेडिकल बुक्स को भी जाता है, जिसको पढ़ के मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और सोसाइटी के माइंड में होमोसेक्सुअलिटी के लिए एक गलत इमेज बनी है, जिसमें लेस्बियंस को मेंटली डीरेंज दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि जो लोग सोचने के कैपेबल नहीं होते हैं। और इसमें क्रॉस ड्रेसिंग को भी सेक्सुअल परवर्जन बताया गया है, जिसका मतलब है कि अगर किसी लड़के को अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी करनी होती है तो वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनने लगता है। लेकिन मेडिकल बुक्स में होमोसेक्सुअलिटी को इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है और कब से ऐसा हो रहा है और इसमें बदलाव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मेंटल डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस करने के लिए दो बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक है आईसीडी और दूसरा है डीएसएम। आईसीडी को हर तरह की बीमारियों को डायग्नोसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मेंटेनेंस और पब्लिशिंग डब्ल्यूएचओ करवाता है। लेकिन डीएसएम को स्पेशली साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डीएसएम को अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन पब्लिश करती है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1952 में डीएसएम का पहला एडिशन पब्लिश करती है। इसमें होमोसेक्सुअलिटी को पैराफिलिया के एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल में रखा जाता है। पैराफिलिया एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें किसी इंसान को अजीब सी चीज़ों से और अजीब सी सिचुएशन से सेक्सुअल एक्साइटमेंट आता है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है जैसे कि वॉयरिज्म। इस कंडीशन में पर्सन किसी को न्यूड देख के या सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व देख के प्लेजर फील करता है। और एक कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन अपने जेनिटल्स को दिखाता है। और एक कंडीशन है जिसमें पर्सन बिना कंसेंट के लोगों को टच करता है या अपने जेनिटल्स को रब करने की कोशिश करता है। और एक कंडीशन है जिसमें पर्सन को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मारना अच्छा लगता है। और एक कंडीशन है जिसमें किसी को मार सहना अच्छा लगता है। और पैराफिलिया की एक कंडीशन है जिसमें किसी पर्सन को 13 साल या उससे छोटे उम्र के बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना अच्छा लगता है। और पैराफिलिया में क्रॉस ड्रेसिंग भी शामिल है। और इसमें एक कंडीशन है जिसमें पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अलग अलग तरह के कपड़े पहनता है, ऐसे मास्क, बेल्ट्स और हैंड कफ्स का भी इस्तेमाल करता है। और इन सभी पैराफिलिया के एग्जाम्पल्स के साथ साथ होमोसेक्सुअलिटी को भी पैराफिलिया के एग्जाम्पल में रखा गया था। और फिर 1968 में डीएसएम का सेकंड एडिशन आता है, जिसमें पहले तो कोई चेंज नहीं किया गया। होमोसेक्सुअलिटी अभी भी पैराफिलिया में इंक्लूड था, पर इसके खिलाफ 1970 से बहुत प्रोटेस्ट हुए, जिसके प्रेशर से 1974 में होमोसेक्सुअलिटी को डीएसएम की मेंटल डिसऑर्डर से हटा दिया गया और कहा गया कि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी की जगह सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिस्टर्बेंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया। इस कंडीशन में उन पर्सन्स को रखा गया जो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन से परेशान हो या अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हों। हालांकि एपीए होमोसेक्सुअलिटी को अभी भी एक नॉर्मल सेक्सुअलिटी की तरह नहीं देख रहा था, क्योंकि डीएसएम-2 में अभी भी होमोसेक्सुअलिटी के ट्रीटमेंट की बात की जा रही थी। 1980 में डीएसएम का थर्ड एडिशन आया, जिसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा के इसकी जगह ईगो डिस्टोनिक होमोसेक्सुअलिटी के वर्ड को इंक्लूड किया गया। डीएसएम-3 में ये चेंज आया कि जो पर्सन पहले होमोसेक्सुअलिटी से परेशान था वह अब हेटेरोसेक्सुअल बनना चाहता है, पर वह बन नहीं पा रहा है। और इसको ठीक करने के लिए डीएसएम-3 में कन्वर्जन थेरेपीज जैसे ट्रीटमेंट की भी बात की गई थी। और 1987 में डीएसएम थर्ड एडिशन में ही ये मॉडिफिकेशन किया गया कि ईगो डिस्टोनिक होमोसेक्सुअलिटी टर्म को हटा उसकी जगह सेक्सुअल डिसऑर्डर टर्म को रखा जाए, क्योंकि आलोचकों का कहना था कि जिस तरह कोई बौना आदमी अपनी हाइट से परेशान है तो उसको बीमार कहना ठीक नहीं होगा, उसी तरह सेक्सुअल ओरिएंटेशन से परेशान लोगों को बीमार कहना ठीक नहीं।
और फिर 1994 में DSM-4 आया जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन 2013 में DSM-5 आया जिसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर टर्म को हटा के उसकी जगह जेंडर डिस्फोरिया टर्म को रखा गया। इस कंडीशन में उन पर्सन्स को अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि वो जिस जेंडर के साथ पैदा हुए हैं वो वैसा एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बात हो गई DSM की, लेकिन हमारी इंडियन मेडिकल टेक्स्ट बुक में होमोसेक्सुअलिटी को किस तरह से दिखाया जा रहा है, अब उसको देखते हैं। 5 साल पहले एक डॉक्टर समीरा जहांगीरदार और एक NGO साथी जो कि वुमेन, बच्चों और LGBTQ के हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हैं, वो 9 सब्जेक्ट्स की बुक्स रिव्यू करते हैं और उन्होंने इस रिव्यू में ये पाया गया कि MBBS सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाया जाता है उसकी एक बुक रिव्यू ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी बाय गौतम विश्वास। इस बुक में होमोसेक्सुअलिटी को सेक्सुअल ऑफेंस एक क्राइम की तरह दिखाया गया है जो कि पूरी तरह से गलत है क्योंकि 2018 में ही 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था और ये तब से ना ही इलीगल है और ना ही पनिशेबल है। और इन बुक्स में लेस्बियंस को मॉर्बिडली जेलस बोला गया है जिसका मतलब है कि अगर उन्हें कोई रिजेक्ट करता है तो वे किसी को मारने लगते हैं या सुसाइड करने लगते हैं। और इसमें लेस्बियंस को लिम्फोमैनिक बताया गया जिसमें वुमेन को अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं। और FMT की एक बुक टेक्स्ट बुक ऑफ FMT प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बाय कृष्णन विज में तो ट्रांसजेंडर्स को प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर किया गया है। और शाह बुक ऑफ गायनिकोलॉजी में तो होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसवेस्टिज्म और ट्रांससेक्सुअलिटी को तो एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर बताया गया है। मेडिकल टेक्स्ट बुक में ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स होने के कारण जो क्वीर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स मेडिकल कोर्स कर रहे हैं उनको इससे काफ़ी इमोशनली डैमेज हो रहा है और इस वजह से उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और इसके कारण क्वीर स्टूडेंट्स अपनी आइडेंटिटी को भी रिवील करने से डर रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि कल के डॉक्टर हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं जो कि समाज के लिए बहुत घातक है। 2018 में हांगकांग एकेडमी ऑफ मेडिसिन एक स्टडी पब्लिश करती है जिसमें वे ये बताते हैं कि इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स में होमोसेक्सुअलिटी के लिए क्या व्यू है। तो उसमें ये पाया गया कि 15% स्टूडेंट्स होमोसेक्सुअलिटी को एक बीमारी की तरह देख रहे हैं, 24% स्टूडेंट्स होमोसेक्सुअलिटी को अनस्टेबल, अनबैलेंस या डिस्टर्ब मान रहे हैं और 28% स्टूडेंट्स का ये मानना था कि होमोसेक्सुअल लोगों के बहुत लोगों से सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं और 8% स्टूडेंट्स ने होमोसेक्सुअलिटी को बच्चों के लिए एक डेंजर की तरह देखा। इन बुक्स से क्वीर कम्युनिटी को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो इन बुक्स को रिप्लेस क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पे मेडिकल बुक की पब्लिश हाउस की एक मार्केट एग्जीक्यूटिव कहती हैं कि मेडिकल बुक्स की 5 साल की शेल्फ लाइफ होती है और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है, पर PG की एंट्रेंस बुक्स पे तो रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, पर फोरेंसिक मेडिसिन या साइकेट्री का एग्ज़ाम में वेटेज काफ़ी कम होता है। इस वजह से इन बुक्स को रेगुलरली अपडेट नहीं किया जा रहा है। 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट आया जिसके सेक्शन 15 में ये कहा गया कि गवर्नमेंट को मेडिकल सिलेबस का रिव्यू करना चाहिए, पर 2019 में जब CBME का करिकुलम आया इसमें क्वीर फोबिक सिलेबस को एक्सक्लूड नहीं किया गया। और 2021 में NMC बुक पब्लिशर्स को ऑर्डर करती है कि इन टेक्स्ट बुक से LGTB कम्युनिटी के लिए जो डिस्क्रिमिनेटरी और अनसाइंटिफिक कमेंट्स हैं उसको हटाया जाए। और फिर जून 2021 में मद्रास हाई कोर्ट कन्वर्जन थेरेपीज़ पे बैन लगाती है जिसमें डॉक्टर्स फोर्सफुली पेशेंट्स पे हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं और उनको शॉक देते हैं और उनसे ज़बरदस्ती वॉमिटिंग करवाने के लिए दवाइयाँ देते हैं। डॉक्टर इंद्रजीत जो कि NMC के एक्सपर्ट कमेटी में हैं वे बताते हैं कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन में अभी भी रेप या वर्जिनिटी को कन्फर्म करने के लिए 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्ट को प्रैक्टिस किया जा रहा है जिसमें हाइमन के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे ये टेस्ट किया जा रहा है।
जिसको 2013 में ही बैन कर दिया गया था। क्वीर कम्युनिटी को कंटिन्यूसली डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और सोसाइटी के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। मेडिकल सिलेबस में चेंज करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसमें क्वीर फोबिक कंटेंट है, बल्कि इसमें चेंज करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि मेडिकल स्टूडेंट साइंटिफिकली करेक्ट चीज़ें पढ़ सकें और क्वीर पर्सन्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीटमेंट कर सकें। पर ये चेंज रातों रात नहीं आएंगे, लेकिन इसमें चेंज लाना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें